सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो सही उत्तर होगा हरियाणा में। तो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 इसका आयोजन अभी किया जा रहा है। कहाँ पे? हरियाणा में। अभी 29 जनवरी को ये शुरू हुआ, 4 फरवरी तक ये चलेगा। इस बार इसका ये 8वां संस्करण है। हरियाणा में भी कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक जगह है पहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, शिल्पकला और पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम होगा। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना। और ये 7 दिनों का कार्यक्रम है। तो इस 7 दिवसीय महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें याद रखना है स्टेट पार्टनर कौन है। भागीदार राज्य की बात करें तो वो इसमें कौन है, तो राजस्थान है। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, इन्होंने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, जो समाज में एकता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। और इसके लिए एक नारा भी दिया गया है, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को किससे मुक्त घोषित किया है, तो आंसर होगा मलेरिया। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अब तुर्की ये यूरोपीय क्षेत्र का एकमात्र देश रह गया है जो अभी भी मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। और ये आप कह सकते हो जॉर्जिया मलेरिया मुक्त होने वाला 45वां नंबर का देश बन गया है जो मलेरिया से मुक्त हो गया है। अच्छा, पहले हम मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसका रोगवाहक होता है, वेक्टर होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसके लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? कुनेन की दवा, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। और ये प्रभावित किसको करता है? आरबीसी को प्रभावित करता है। और आपने पढ़ा होगा वैसे WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीनों को अभी तक मंजूरी दी है। सबसे पहले मॉस्क्यूरिक्स को दिया था, उसके बाद R21 मैट्रिक्स 21 वैक्सीन को इसने मंजूरी दे दी थी। मलेरिया दिवस हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और हमारा लक्ष्य क्या है मलेरिया को खत्म करने का? भारत का 2030 है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई है और जॉर्जिया की भी बात हुई है। हम दोनों की बात करते हैं। पहले मैं आपको जॉर्जिया ले चलता हूँ। ये रहा मैप में जॉर्जिया। कैपिटल तबिलिसी हो गई, करेंसी है जॉर्जियाई लारी, और प्रेसिडेंट है मिखाइल क्वेलश्विली। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि ये भाषिणी है क्या। तो भाषिणी ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक क्रांतिकारी पहल है। और इसका उद्देश्य है सभी भारतीयों को इंटरनेट और सेवाएं उनकी भाषा में आसानी से उपलब्ध करवाना। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था 22 भारतीय भाषाओं के साथ में। तो अभी भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है कौन सा? त्रिपुरा। भाषिणी का यहाँ पे फुल फॉर्म भी होता है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। और इसे डेवलप किया नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री पढ़ते हो हमारा। और अगर आप हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको याद आएगा ये 2023 की बात है, जब वाराणसी में काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वहां पे मोदी जी ने भाषण दिया था। तो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और इस भाषिणी AI जो सॉफ्टवेयर है, इसने रियल टाइम में उस हिंदी भाषण को तमिल भाषण में कन्वर्ट कर दिया था, अनुवादित कर दिया था। और तब मैंने आपको बहुत बार ये पॉइंट रिवाइज भी करवाया था। ठीक है, तो ये वही भाषिणी है। तो सिंपल सा याद रखेंगे कि भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? तो त्रिपुरा बन गया। ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री मणिक शाह हो गए, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। उसके अलावा होजगिरी फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है। कोकबोरोक यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कोकबोरोक भाषा दिवस 19 जनवरी को मनाते हैं। खर्ची पूजा फेस्टिवल होता है, गरिया पूजा फेस्टिवल, केर पूजा फेस्टिवल यहीं का है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं।
त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू हुई थी। और ये मैंने आपको बता दिया, पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अगरतला में। ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो ये सब हमने देख लिया। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये और ध्यान रखना, ये आपको त्रिपुरा में ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में लॉन्च सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इस बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है? तो आंसर होगा संघमित्रा चक्रवर्ती। तो अभी हाल ही में सौमित्र चटर्जी पर लेखक संघमित्रा चक्रवर्ती ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। सौमित्र चटर्जी, वैसे इनका 2020 कोरोना पीरियड में निधन हो गया था और इनके ऊपर 2-3 एग्जाम में प्रश्न भी बने थे। तो ये बंगाली सिनेमा के आइकॉनिक एक्टर, पोएट, आर्टिस्ट और थिएटर पर्सनालिटी थे। और ये जो बुक इनके ऊपर ये लेकर के आई है संघमित्र चक्रवर्ती, तो इस बुक में उनकी बंगाली संस्कृति और विश्व स्तरीय योगदान के बारे में बताया गया है। चलो फिर अगले में पूछ रहे, अभी 29 जनवरी 2025 को यानी कि कल ही के दिन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से अपना सोवा मिशन लॉन्च कर दिया है? तो आंसर होगा GSLV F-15। तो हमने कहा कल यानी कि 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना सोवा मिशन लॉन्च कर दिया। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और इसमें इसरो ने एक NVS-02 जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। किस लॉन्च व्हीकल से? तो GSLV F-15 से। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये NVS-02 से आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह का दूसरा सैटेलाइट होगा। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। NVS मैंने आपको बताया नेविगेशन सैटेलाइट, तो ये इसका दूसरा सैटेलाइट है। काम क्या करेगा? ये नाविक प्रणाली की, नाविक सिस्टम जो हमारा है उसकी क्षमताओं को मजबूत करेगा और लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। नाविक का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक मतलब ये भारत का एक नेविगेशन सिस्टम है। तो इस सीरीज में, NVS सीरीज में टोटल हम 5 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि नाविक सिस्टम को अपग्रेड करेगा। तो इस सीरीज में ये दूसरा सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया जो कि इसरो का सोवा मिशन भी है। अच्छा, जिस तरह से नाविक हमने कहा ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है, इसी तरह से अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम GPS है, रशिया का है ग्लोनास, चीन का है बैडू और हमारा है नाविक। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले या आपके मन में आ जाए कि ये NVS-02 तो हमने अभी लॉन्च कर दिया जो कि इसरो का सोवा मिशन हो गया, और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से। इससे जो पहला वाला सैटेलाइट था NVS-01, वो कब लॉन्च किया गया था और किससे? तो वो 2023 में हमने लॉन्च किया था GSLV F-12 से। ये भी ध्यान रखना, ये भी मैं आपको बता दूं। इस तरह से अगर आप आज तक देखो कि भारत अभी तक टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, तो 548 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिसमें भारतीय 433 है और विदेशी है 115। अब देखो बात यहाँ पे इसरो की है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती 1969 में, हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। चेयरमैन अभी नए बन गए 11वें नंबर के वी नारायणन, और मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को। तो याद रखेंगे हर साल 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन भारतीय समाचार पत्रों और उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और 29 जनवरी को ही क्यों? आपको ये तो याद होगा, भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो एक आयरिश व्यक्ति थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने प्रकाशित किया था। उस न्यूज़पेपर का नाम बंगाल गजट था। कब प्रकाशित हुआ था? 29 जनवरी 1780 में। इसीलिए 29 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। और ये वाली लाइन तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, अगर डेली आप हमसे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा। अच्छा, वैसे इस बार की थीम भी है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। अब ये एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था और वैसे इसका उत्तर हमने दे दिया आपको। भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट था। ये एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। फिर अगले में पूछ रहे कि 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? तो आंसर होगा इसका डिब्रूगढ़। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी उन्होंने ही कहा है कि चाय, तेल और कोयला व्यापार का ब्रिटिश काल का केंद्र रहा डिब्रूगढ़, ये राज्य की दूसरी राजधानी होगा। और वहां पर हम एक विधानसभा परिसर भी खोलेंगे।
उद्देश्य है जीवन को आसान बनाना और संपर्क में सुधार करना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असम के तेजपुर में भी एक राजभवन होगा और इसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, तेजपुर को। इसके अलावा असम के सिलचर में मुख्य सचिव कार्यालय के साथ एक मिनी सचिवालय भी खोला जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने नए असम के आर्थिक पुनर्जागरण के रीढ़ को मान्यता देने के लिए स्टार्टअप विभाग बनाने की योजना की भी घोषणा की है। अब ये इतनी सारी बातें असम से हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि कब तक, 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी, डिब्रूगढ़ होगी, और सांस्कृतिक राजधानी ये होगी असम का तेजपुर। अब बात असम की है तो लेकर के चलते हैं आपको असम में। ये रहा मैप में असम। देखो, असम की अभी वर्तमान में कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य यहाँ की बात करेंगे तो बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। यहाँ का क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। यहाँ पे कुछ त्योहार हैं जैसे कि बिहू महोत्सव मनाया जाता है, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। और आप जानते हो असम का 7वां नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क भी है, कौन सा, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले यहाँ का छठा बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी के 5 कौन कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया, डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल ये भूपेन हजारिका है, जिसे डोलिया सादिया पुल भी कहते हैं, डोलो सादिया पुल। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर यह बना है। ये तो असम के स्टैटिक हमने देख लिए कुछ। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फोर्ब्स ने 50 ओवर 50 नाम से एक ग्लोबल लिस्ट जारी की है, इसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है, तो आंसर होगा 3। तो अभी अमेरिकी वैश्विक मीडिया कंपनी है फोर्ब्स, इसी ने अपनी पहली फोर्ब्स 50 ओवर 50 महिला वैश्विक सूची 2025 को जारी किया है, जिसमें अगर टॉप में कौन है बात करेंगे तो क्वारनिशा अब्दुल करीम है। वे संक्रामक रोग महामारी विज्ञान में विशेषज्ञ हैं, तो ये तो टॉप पर है। लेकिन हम 3 भारतीय महिलाओं की बात करें तो एक है गुज्जू बेन के नाम से मशहूर उर्मिला आशेर, ये इस पूरी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में दूसरी भारतीय महिला किरण मजूमदार शॉ हैं, जो कि बायोकॉन की संस्थापक है। इस लिस्ट में ये 32 नंबर पर है। और एक है शीला पटेल, ये इस लिस्ट में 37 नंबर पर है। फिर अगला प्रश्न देखो, अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताइए। तो नाम होगा मिलोस वुसेविक। तो सर्बिया के प्रधानमंत्री थे ये मिलोस वुसेविक, जिन्होंने अभी खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानना नहीं चाहोगे क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? दरअसल सर्बिया के दूसरे सबसे बड़े शहर है वहां पे एक नोवी सैड, वहां पे भी 1 नवंबर को रेलवे स्टेशन की एक छत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से पब्लिक ने विरोध किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने खुद से पद से इस्तीफा दे दिया। लगता है इन्होंने कभी भारत के बारे में सुना नहीं। अगर भारत में भी इस तरह से होने लग जाए ना, तो अपने को क्या लगता है, हर हफ्ते यहाँ पे सरकार चेंज होती रहे, हर हफ्ते नए प्रधानमंत्री हमें पढ़ने पड़े। अच्छा, वैसे बात कौन सा देश की हो रही है यहाँ पे, सर्बिया। तो ये रहा मैप में सर्बिया, कैपिटल बेलग्रेड होती है, करेंसी है सर्बियन दिनार। अच्छा, वैसे ऑप्शन में देखोगे ना आप तो माइकल मार्टिन के बारे में पढ़ा था, आयरलैंड के प्रधानमंत्री नए बने थे। और बेलारूस के फिर से अभी प्रेसिडेंट बन गए कौन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, 7वीं बार। तो गाइज ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। सपोर्ट जरूर कीजिए, सपोर्ट नहीं करते मैक्सिमम स्टूडेंट। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो यार शेयर जरूर करो। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी, किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। फिर पूछा यूटीटी 86th सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर आयोजित की गई, सूरत में। फिर पूछा विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया अभी 26 जनवरी को, जो कि जनवरी के आखिरी रविवार को होता है। फिर पूछा भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया, मॉरिशस। और फिर पूछा किस राज्य ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदिराम्मा इंदु आवास योजना शुरू की, तेलंगाना। और बेलारूस के राष्ट्रपति फिर से बन गए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और पश्मीना महोत्सव मनाया गया नेपाल में। नवे जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता इनियस पन्नीरसेल्वम। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की, नागालैंड।
और 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बन गया जस्ट पे। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था एशियन डेवलपमेंट बैंक का